ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। मैं बहुत और जो आप सब लोग आए हैं उसका भी स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा कि जेपी अग्रवाल साहब स्वागत करें। शहर की आदरणीय कमलनाथ जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो स्वागत करें। जरा प्रियंका गांधी जी आई हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार। और अब जरा नारा लगाए कांग्रेस का, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। ऐसे नहीं, हाथ खड़ा करके, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप शांति से सुने। अब सबसे पहले अनुरोध करूंगा कि राजमणि पटेल साहब, हमारे सांसद महोदय, अपने 2 शब्द ग्वालियर की मेयर और मुरैना की मेयर शारदा सोलंकी जी और ग्वालियर की मेयर शोभा शिकरवार जी से अनुरोध करूंगा कि वो स्वागत करें। राजमणि पटेल साहब से अनुरोध है कि वो आगे अपने 2 शब्द कहें। मैं छिंदवाड़ा के सांसद आदरणीय नकुल नाथ जी से अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। हम सबके नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी तथा सभी हमारे मंचासीन अतिथिगण, पदाधिकारीगण, मार्गदर्शकगण, नौजवान साथियों एवं देवियों, आज मैं केवल 2 बात कहना चाहते हैं। आदरणीय प्रियंका जी को आप सब सुनना चाहते हैं कि इस मुल्क के हालात ठीक नहीं है। किसान ने कहा था कि इस मुल्क के बर्बादी के आसार नजर आते हैं। अब इस मुल्क के बर्बादी के आसार नजर आते हैं और दिल्ली की हुकूमत पर बैठे हुए तानाशाह नजर आते हैं, गद्दार नजर आते हैं, गद्दार नजर आते हैं। अरे जब जरूरत पड़ी इस देश को लहू की तो हमने दिया, आपने दिया। अब इन गद्दारों को, तानाशाहों को हम ही बेईमान नजर आते हैं, हम ही बेईमान नजर आते हैं। आज ये देश की हालात किस तरह की बना दिया है कि आज इस देश के मेहनत करने वाले, चाहे वो किसान हो, चाहे इस देश को बनाने वाला इस देश का नौजवान हो, चाहे इस देश के प्रगति और विकास के नींव बन करके काम करने वाला हमारे इस देश का दलित हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, वनवासी हो, आज सबका हक और अधिकार कुचला जा रहा है। आज उनका स्वाभिमान और सम्मान दबाया जा रहा है, उनका सम्मान दबाया जा रहा। साथियों, जिन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी के साथ सीना तान करके जिन्होंने कुर्बानी दिया, इस देश को आजाद कराया, आज इस देश के सबसे बड़ी धरोहर, सबसे बड़ी ताकत
इस देश के गरीबों का विश्वास दबाया जा रहा है। अगर उनका विश्वास टूट जाएगा तो देश टूट जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश से संविधान को मिटाना चाहती है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहती है, प्रजातांत्रिक मूल्यों को खत्म करना चाहती है और इस संविधान के स्थान पर अपना संविधान लागू करना चाहती है, जहां न कहीं चुनाव होगा न जनतंत्र की कोई कीमत होगी। इसलिए प्रार्थना करना चाहते हैं कि ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई संविधान बचाने की है, ये लड़ाई हमारे शहीदों के इतिहास को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे देश के गरीबों के हक और अधिकार की लड़ाई है, ये उनके स्वाभिमान और सम्मान को बचाने की लड़ाई है। आइए हम सब मिल करके आज राहुल गांधी जो इस देश ने दुनिया की मानवता के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, आम गरीब का विश्वास बन करके रह गए हैं। आज प्रियंका जी हमारे बीच में आई हैं, उनसे बड़ी अपेक्षाएं हैं। जिस तरह वो शेरनी की तरह दहाड़ती है, गरीबों पिछड़ों दलितों की आवाज उठाती है, आज हमें फक्र है कि आज हमारे बीच में है, उनको सुनना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आदरणीय प्रियंका जी का तहे दिल से आप सबकी ओर से स्वागत करना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। ग्वालियर जिले के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो स्वागत भाषण पढ़ें। आप लोग थोड़ा सुन लें, सब लोग आयो और प्रियंका जी को सुनने आयो तो थोड़ा सा अब नारे कम करके सुन लें। मैं बोलूंगा प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आज इस जन आक्रोश रैली में इस गालव ऋषि की तपोभूमि पर हमारे बीच हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, हमारे बीच हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी, हमारे बीच उपस्थित आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय गोविंद सिंह जी, आदरणीय तनखा साहब, यहाँ उपस्थित मैं सब मंच पर सभी लोगों का नाम ना लेते हुए सम्माननीय मंच कह रहा हूँ, आदरणीय सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए। मैं जिला कांग्रेस कमेटी के तरफ से सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। इस ग्वालियर में गालव ऋषि की ये तपोभूमि पर आप लोग पधारे हैं और यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो लोग भी आज कांग्रेस का झंडा लेके चल रहे हैं वो सारे लोग उस विचारधारा को लेके चल रहे हैं जिस विचारधारा को कभी छोड़ेंगे नहीं। जिनको जाना था वो चले गए, जो ये समझते थे कि हमसे कांग्रेस है, उनको आज सामने बैठे सभी कार्यकर्ताओं ने बता दिया कि कांग्रेस आपसे नहीं, कांग्रेस हमसे है। हमारे कार्यकर्ता जो आज ग्वालियर चंबल संभाग से सभी लोग जो उपस्थित हुए हैं, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इतने जो हमने सोचा था, जो हमारा संकल्प था, वो हमने पूरा किया है। मैं आदरणीय प्रियंका जी से आग्रह करूंगा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, जैसे पहले जो बुजुर्ग कार्यकर्ता हैं उनके इंदिरा जी के साथ कहीं ना कहीं फोटो हैं, उसके बाद आदरणीय राजीव जी के साथ हम लोगों के सबके फोटो हैं, आदरणीय राहुल जी ने जो यात्रा की उससे काफ़ी लोगों के फोटो बने, लेकिन आपके साथ में हमारे कार्यकर्ताओं के फोटो नहीं हैं। इस बात को हमने मीटिंग में भी रखा था कि कम से कम हमारे
सभी जिले के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनके फोटो खींचें। तो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने बोला है कि हम दिल्ली में आप लोगों के फोटो खिंचाएंगे, तो मैं चाहूँगा कि आप उसमें भी समय निकालें, जिससे जो फोटो हम लोगों के पास हमारे घरों में लगते हैं उससे एक ऊर्जा मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो एकजुटता है, जो राम लखन की जोड़ी बनी हुई है, हमारे आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, और पूरी ईमानदारी से जिस तरह से कांग्रेस का काम होना चाहिए वो हो रहा है। यहाँ मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आदरणीय प्रियंका जी को सुनने सब लोग इकट्ठे हुए हैं, और जिस तरह से यहाँ गर्मी है उसको देखते हुए मैं भी आपको उसको समझ रहा हूँ, दर्द को। मैं इतना ही कह के अपना स्थान ग्रहण करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं अनुरोध करूँगा विधि के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता हासिल करने वाले और हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लगातार हो रहे जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले विवेक तनखा जी को कि आए और अपने 2 शब्द बोलें। मैं 2 ही शब्द बोलूँगा। आदरणीय प्रियंका जी, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय जी, परम सम्मानीय मंच और मेरे जामबाज साथियों, प्रियंका जी, जो आज मैं दृश्य देख रहा हूँ, ये दृश्य मैंने 1980 में देखा था, फिर 84 में देखा था, और आज मैं देख रहा हूँ। इसको कहते हैं वेव पब्लिक। ये जो आज ग्वालियर का समूह खुद चला आ रहा है, इससे समझ आ रहा है कि 20 साल की जो हमारी तपस्या थी वो खत्म होने वाली है, वो अंत होने वाली है। आप लोगों को इस प्रजातंत्र की लड़ाई में, इस संविधान की रक्षा की लड़ाई में मैं साधुवाद देता हूं, और प्रियंका जी को धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे बीच में आज आई। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं अनुरोध करूंगा छिंदवाड़ा के युवा सांसद आदरणीय नकुल नाथ जी से कि वो आके अपना संबोधन दें। ग्वालियर के इस ऐतिहासिक जन आक्रोश रैली में दिल्ली से पधारे हमारे कांग्रेस पार्टी के महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय पिताजी, मंच पर उपस्थित सम्मानित सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, जिन्होंने हमेशा मुझे मार्गदर्शन दिया है, और आशा करता हूं कि आने वाले समय में वो उसी तरह मुझे मार्गदर्शन दें। यहाँ इतनी भारी संख्या में उपस्थित मेरे NSUI, युवा कांग्रेस और हर एक दमदार जोरदार कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित, दूर दराज से आए, ग्वालियर से और अन्य ज़िले से आए आदरणीय बुजुर्गों, बड़े बुजुर्गों, माताओं और बहनों को मेरा प्रणाम। छोटे बच्चों और छोटे बहनों को मेरा प्यार। सबसे पहले तो मैं रानी लक्ष्मीबाई को शत शत नमन करता हूँ।
कांग्रेस पार्टी का एक अकेला लोकसभा सांसद होने के नाते ये मेरा सौभाग्य है कि आज अपनी ओर से, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की ओर से, मध्य प्रदेश की जनता की ओर से मैं प्रियंका जी का स्वागत ग्वालियर में और मध्य प्रदेश के पावन धरती पे करता हूं। साथियों, मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। मैं केवल 2-3 बिंदुओं पे बात करना चाहता हूं और वो ये है कि आज हमारा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए भ्रष्टाचार, अत्याचार और घोटाले का गढ़ बन चुका है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए हेडक्वार्टर बन चुका है भ्रष्टाचार और घोटाले के लिए। अगर हम घोटालों की बात करें तो कितने घोटाले आपने देखे हैं 18 साल में। व्यापम घोटाला की आग तो बुझी नहीं, व्यापम 2 शुरू हो गया। 15 साल से व्यापम घोटाला चल रहा है और अब एक नया घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला। सोचिए, सोचने वाली बात है कि उन विद्यार्थियों पर क्या गुजरा होगा, उन माताओं पिताओं पर क्या गुजरा होगा जिन्होंने रात दिन मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया। आपने तो हमारे युवा पीढ़ी का भविष्य को अंधकार में धकेल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे युवा पीढ़ी के साथ खिलवाड़ किया है। आज अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में प्रथम स्थान पर आता है। अगर हम अत्याचार की बात करें तो मध्य प्रदेश महिलाओं पर अत्याचार, आदिवासियों पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार पे नंबर 1 स्थान पे आता है। आप सबने देखा होगा कि किस तरह हमारे आदिवासी भाइयों को अपमानित किया जाता है। कहीं उनको कमरे में बंद कर पीटा जाता है, कहीं उनकी हत्या कर दी जाती है, कहीं उन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा उन पर पेशाब कर उन आदिवासियों का अपमान किया जाता है। और ये केवल मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। आपने देखा होगा कि कल मणिपुर, जो एक भाजपा शासित प्रदेश है, वहाँ किस तरह आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार किया गया है। साथियों, मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। मैं प्रियंका जी से निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्रियंका जी, मध्य प्रदेश का हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता और मैं आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि कुछ महीने के लिए आप मध्य प्रदेश को गोद ले लीजिए। आप मध्य प्रदेश को गोद ले लीजिए और मैं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने से, कोई ताकत कांग्रेस की सरकार बनने से नहीं रोक सकती।
और मुझे आप सभी पर, ग्वालियर की जनता पर, मध्य प्रदेश की जनता पर पूरा भरोसा है कि आगामी चुनाव में आप इस भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अत्याचार, धोखा का मुंह तोड़ जवाब देंगे और फिर से हम मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाएंगे और मध्य प्रदेश का एक नया इतिहास रचेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश आदरणीय गोविंद सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि आके वो भी अपना संबोधन दें। आदरणीय साथियों, आप लोग शांत रहिए। नारे बहुत हो गए, आप लोगों ने मेहनत की, हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन आपसे अनुरोध है अब आप नारेबाजी नहीं करेंगे। इतने लोग आपने लगातार 8 दिन से लगे रहे हो, मैं आपको धन्यवाद दूं। सबसे पहले नारा ये, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। आदरणीय हमारी नेता प्रियंका जी, आदरणीय हमारे प्रभारी मध्य प्रदेश के जयप्रकाश अग्रवाल जी, सम्माननीय कमलनाथ जी, सम्माननीय राजा साहब, मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय वरिष्ठ और आसपास समस्त 8 जिलों से आए हुए सभी साथियों, देवियों, सज्जनों और नौजवान साथियों, मैं आप प्रियंका जी की इस ग्वालियर के गालब ऋषि और ग्वालियर चंबल संभाग की वीरभूमि पर आपका इंकलाबी प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। प्रियंका जी लगातार पिछले आज़ादी महारानी लक्ष्मीबाई ने संघर्ष करते हुए इसी जमीन पर अपने अंतिम सांस ली थी। लक्ष्मीबाई जी ने झांसी से चलकर भिंड के तमाम गांव में केवल उनके पास 70 सिपाही रह गए थे। भिंड जिले के लोगों ने तमाम अपनी फौज में साथ ग्वालियर में आए। ग्वालियर के महाराजा सिंधिया के आग्रह पर यहाँ आई थी। अगर उस समय ग्वालियर खानदान अगर हमारे लक्ष्मीबाई जी का साथ दे देता तो आज से आज़ादी 100 वर्ष पहले आ गई होती। वही इतिहास गद्दारी का लगातार दोहराया जा रहा है। एक आज फिर 166 वर्ष के बाद इसी खानदान के जिसकी पहुंच माननीय सोनिया जी, राहुल जी के घर में बेझिझक बेधड़क थी, उस व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी और सबको धोखा देकर फिर वही 166 वर्ष के बाद वही गद्दारी का इतिहास दोहराया। आज मैं पूछना चाहता हूँ ग्वालियर चंबल संभाग के नागरिकों, आप लोगों की खून पसीने की मेहनत से ग्वालियर की ताकत के बल पर इस इलाके से सरकार बनी थी कांग्रेस की। इस व्यक्ति ने फिर वही अपनी चाल चल का धोखा देकर, जिसका लगातार खानदानी से 4 इसका गद्दारी का इतिहास रहा है खानदान का। लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी की, 1967 में कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी की, सरकार तोड़ी, विकास कांग्रेस बनाई और आज फिर जाके अपनी संपत्ति बचाने के लिए, अपने व्यापार धंधे बना के लिए वही व्यक्ति आज फिर अपने साथ गद्दारी करके सरकार को गिराने का काम किया। मैं आदरणीय कमलनाथ जी से अनुरोध करता हूं कि लगातार शिवपुरी, ग्वालियर और उज्जैन की लगभग 30,000 करोड़ की जमीनें और महल जो मर्जर के बाद आज़ादी में जो समझौता हुआ था भारत सरकार
और सिंधिया राज स्टेट का। और उस समझौते में जो जमीनें, जो भूमि और संपत्तियां सरकार को दी गई थी, जो मध्य प्रदेश सरकार की संपत्ति थी, आज 20,000 करोड़ से ज्यादा संपत्तियां एक परिवार ने हड़प ली हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जब आपके नेतृत्व में जब सरकार में लगी तो जिसकी जिस सरकार जांच है पूरी जांच कराई जाए। और जहां जहां मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जमीनें हड़पी हैं, मैं कहना चाहता हूं सरकार पूरी तरह से शिवराज सिंह कुर्सी चिपक मुख्यमंत्री है। रुक जा बीच में हटिए। शिवराज सिंह कुर्सी पर पकड़ मुख्यमंत्री है। आप यहाँ जमीन जो महल में नहीं थी उसका मुआवजा देने का काम सरकार दबाव करा रही है। करोड़ों रुपए आप लोगों के खून पसीने का पैसा एक परिवार में जा रहा है। हम आपसे कहना चाहते हैं, ग्वालियर चंबल संभाग की लड़ाई आपको लड़ना है। आप लोगों के दम पर इस खानदान ने जो अत्याचार अन्याय की है, आजादी के समय जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में साथ दिया था, उनके फांसी पे तोप के गोलों से उड़वाया गया था। उनका बदला लेने का समय है। ये वीरभूमि अन्याय के खिलाफ लड़ती है, अन्याय के खिलाफ बदला लेती है। अब समय आ गया है। नवंबर दिसंबर में 2023 में आप पूरे साथ के साथ इंकलाब होकर पूरी ताकत के साथ इस परिवार को सबक सिखा दें। इस परिवार में, इस जमीन में बता दें इसकी औकात क्या है, हैसियत क्या है। यही आपसे हम विनय करते हैं। बहादुर साथियों, आप लोगों ने जो बड़ी सैलाब के साथ प्रियंका जी के स्वागत में इकट्ठे हुए हो, मैं आप सबके भूर प्रशंसा करता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई अभिनंदन करता हूं कि आपकी ताकत के दम पर ही हम मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और अपने मुखिया कमलनाथ जी को नेतृत्व सौंपेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय इंकलाब। अब मध्य प्रदेश के प्रभारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जेपी अग्रवाल से साहब से अनुरोध करूंगा कि अपना संबोधन दें। यहाँ उपस्थित साथियों, मैं अपनी बात कहूँ इससे पहले मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी, पता नहीं लगा इतने आदमी यहाँ हैं, जरा मेरी आवाज़ से ज़्यादा तेज बोलो। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। यहाँ उपस्थित आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय गोविंद सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी और उपस्थित मंच पर विशिष्ट अतिथिगण, साथी और दोस्तों, आज प्रियंका गांधी जी हमारे बीच में आई हैं। लोग बहुत उत्साहित हैं, उनको सुनना चाहते हैं। ये आवाज़ उनकी अपनी नहीं है, ये आवाज़ वो है जो कांग्रेस की विचारधारा है, जो कांग्रेस का दर्द लोगों के लिए है। ये आवाज़ उनके मुंह से सुनना चाहते हैं। क्या विचारधारा है कांग्रेस की? रोटी, कपड़ा और मकान और रोजगार। तो जब प्रियंका गांधी बोलती हैं तो उन मुद्दों को छूती हैं। वो ये ध्यान रखती हैं कि हमें किसान की तरफ ध्यान देना है, हमें गरीब की तरफ ध्यान देना है, हमें कमजोर की तरफ ध्यान देना है। जो नौजवान हैं उनको नौकरी मिले, उनको साधन मिले, महिलाओं को संरक्षण मिले और ऐसा राज हो जो जंगल राज ना हो, जो भ्रष्टाचारी राज ना हो, जहाँ कोई व्यापक घोटाला नहीं हो, जहाँ कोई ये पटवारी घोटाला ना हो। ऐसा राज चाहिए और उसी राज की आवाज़ प्रियंका गांधी लेकर आई है। हमें संदेश देंगी, हम देखना चाहते हैं, वो बताएंगी कि कांग्रेस कैसा राज देती है। ये कांग्रेस है जिन्होंने किसानों के कर्जे माफ करे, ये कांग्रेस है और आपके पिताजी राजीव गांधी जिन्होंने नौजवान को कंप्यूटर दिया, आपके पिताजी जिन्होंने महिलाओं को राइट दिया, पंचायतों में और नगर निकाय में खड़े होने का राइट दिया, इंदिरा गांधी ने गरीबों के लिए नारा लगाया। वो सारी आवाज आपकी आवाज में शामिल है।
आज यहाँ आप आइए, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब इससे पहले मैं कमलनाथ जी से दरखास्त करूँगा कि एक नारा दिया है, ये जो पिछली 18 साल की सरकार है कि झूठा शिवराज और चौपट राज, इसके बारे में कमलनाथ जी ने एक बुकलेट बनाई है और मैं आशा करता हूं कमलनाथ जी से, कमलनाथ जी उसका विमोचन करेंगे और उसके बाद वो अपना भाषण देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पिछले लगातार 20 सालों से केवल 15 महीने हमारी सरकार रही है। वो सरकार वोटों की सरकार थी और अब जो मध्य प्रदेश में सरकार है वो नोटों की और भ्रष्टाचार की सरकार है। अब मैं आमंत्रित करता हूं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हम सबके नेता आदरणीय कमलनाथ जी को कि वो आके अपना संबोधन दें। हम सबकी बहन माननीय प्रियंका जी, जेपी अग्रवाल जी, दिग्विजय सिंह जी, गोविंद सिंह जी, कांतिलाल भूरिया जी, सुरेश पचौरी जी, अरुण यादव जी, अजय सिंह जी, विवेक तनखा जी, राजमणि पटेल जी, नकुल नाथ जी, सभी यहाँ, मैं सबका नाम नहीं ले रहा, सभी यहाँ उपस्थित विधायकगण, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, NSUI, सभी यहाँ उपस्थित ग्वालियर चंबल क्षेत्र के प्यारे भाइयों बहनों और ये अति उत्साहित नौजवानों, ग्वालियर चंबल में आकर मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। इतनी बड़ी तादाद में आके आपने कांग्रेस को बल और शक्ति दी, मुझे बल और शक्ति दी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं क्रांतिकारियों और देशभक्तों की पवित्र भूमि ग्वालियर चंबल को प्रणाम करता हूं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का प्रणाम करता हूं। ग्वालियर चंबल अंचल के शाहिद सैनिकों का मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। ग्वालियर चंबल के लोगों का स्वभाव है कि वे अन्याय नहीं सहते और अन्याय पर पलटवार करते हैं। सही बात है, अन्याय पर पलटवार करते हैं, गलत को गलत और सही को सही। आज प्रदेश का हर वर्ग आक्रोशित है। मैं महाराजा नहीं हूं। क्या नहीं हूं? मैं महाराजा नहीं हूं। जो शिवराज सिंह जी कहते हैं कि मैं मामा हूं, मैं मामा नहीं हूं। शिवराज सिंह जी कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसान का बेटा नहीं हूं। मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, आप सबका भाई हूं। 18 साल भाजपा की सरकार ने आज हर वर्ग को परेशान कर रखा है। आज मध्य प्रदेश का हर आदमी छला हुआ महसूस कर रहा है। भाजपा की सरकार ने झूठ की राजधानी बनाई हुई है, पूरे देश की राजधानी मध्य प्रदेश की। कौन सा झूठ नहीं बोलते? हमारे किसानों को झूठ बोला, नौजवानों को झूठ बोला, माता और बहनों को झूठ बोला, मां नर्मदा को झूठ बोला, नौजवानों को झूठ बोला।
और आदिवासियों को झूठ बोला, हमारे पिछड़ा वर्ग को झूठ बोला। किसको इन्होंने झूठ नहीं बोला, मैं तो ये पूछना चाहता हूं। दलितों को झूठ बोला, महिलाओं को झूठ बोला और गौ माता को झूठ बोला। ये पूरी तस्वीर आप सबके सामने है। शिवराज सिंह जी ने पिछले 18 साल में झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया है। आज झूठ की मशीन है, झूठ की मशीन है, घोटाले की मशीन है, भाषण की मशीन है, घोषणाओं की मशीन है। 4 महीने बचे हैं चुनाव में, ये मशीन अब डबल स्पीड पर चल रही है। ये मशीन जो घोटालों की घोषणाओं की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। 4 महीने बचे हैं चुनाव में। इस चुनाव का क्या मतलब है? ये चुनाव केवल एक उम्मीदवार का नहीं है, ये चुनाव केवल एक पार्टी का नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगा। ये नौजवान जो खड़े हैं इनका भविष्य तय करेगा। आज इन नौजवानों को देख के बड़ी बेचैनी होती है। यही नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, अगर इनका भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा हमारे मध्य प्रदेश में। हमारे नौजवानों का असुरक्षित भविष्य आज उनके सामने है। माता और बहनों ने कितने प्यार से पाला पोसा है और आज का नौजवान भटक रहा है। 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उन्होंने दिया क्या? मैं तो पूछता हूं उन्होंने दिया क्या? नौजवान बिना काम के, हमारा किसान बिना दाम के। शिवराज जी, आप किस काम के? आपने तो सबसे भ्रष्ट प्रदेश में मध्य प्रदेश को देश भर में बनाया। भ्रष्टाचार का क्या बताऊं, आप मुझे बताइए। ये पैसे दो, काम लो, सजे पैसे दो, आज दृष्टि रही कि आज ये भटकते हुए नौजवान को देख नहीं सकते, उनकी आंखें नहीं चलती, ये किसान का दुख सुन नहीं सकते, इनके कान नहीं चलते, इनकी आंख नहीं चलती, कान नहीं चलता, मुंह बहुत चलता है, मुंह बहुत चलता है, पर मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। दिसंबर 2018 में मैं मुख्यमंत्री का पद था, जो किसानों की अत्याचार में नंबर 1 हुए। कैसा प्रदेश मुझे सौंपा था? जो बेरोजगारी में नंबर 1 हो। कैसा प्रदेश मुझको सौंपा था? जो महिलाओं की अत्याचार पर नंबर 1। हमने एक शुरुआत करी थी, हमने 15 महीनों में अपनी नीति और नीयत का परिचय किया। कौन सी गलती करी मैंने? 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। कौन सी गलती करी मैंने? 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी। कौन सा गुनाह मैंने किया? 100 रुपए 100 यूनिट दी बिजली। और मैंने गौशाला का निर्माण किया। कौन सा पाप मैंने किया? धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे और सौदा हो गया, हमारी सरकार नहीं बनी। आज चुनाव जब 4 महीने दूर है, शिवराज सिंह जी को बहनें याद आ रही हैं, नौजवान याद आ रहे हैं, किसान याद आ रहे हैं। 18 साल में उनको ये सब याद नहीं आए। मैं तो पूछता हूँ शिवराज जी, आपने ये 18 साल में क्या दिया? महंगाई दी, बेरोजगारी दी, भ्रष्टाचार दिया, कोरोना की मौत दी, भर्ती घोटाले दिए।
आप देख रहे हैं कि पटवारी घोटाला, आप देख रहे हैं महाकाल का घोटाला। कौन सा घोटाला? 2,500 घोटाले मध्य प्रदेश में। ये शिवराज सिंह जी की देन है। शिवराज सिंह ने माफिया राज दिया, बाल अपराध दिया। और एक और बात बताऊं, शिवराज सिंह ने घर घर में शराब भी दी। ये शिवराज जी की उपलब्धि है। तो मैं तो अंत में आपसे यही कहता हूं कि आज ये चुनौती जो आपके सामने है, मध्य प्रदेश की भविष्य की चुनौती है। आज हमें मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखना है। मध्य प्रदेश को फिर से एक नई पटरी पर लाना है। हमें नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रखना है। और मुझे पूरा विश्वास है, मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास है, ग्वालियर चंबल के ईमानदार मतदाताओं पर विश्वास है कि आप प्रदेश की तस्वीर रखेंगे अपने सामने और सच्चाई समझेंगे, सच्चाई का साथ देंगे। आपने सच्चाई का साथ दिया तो हम मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रख पाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि ग्वालियर चंबल की जब गिनती होगी, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड पूरे मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल का होगा। मुझे ये पूरा विश्वास है। ग्वालियर चंबल के खून पर विश्वास है, आपकी संस्कृति पर विश्वास है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कमलनाथ जी ने जो कहा है बिल्कुल सही है। और हम सब इस देश की नेता, युवाओं की धड़कन आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी को विश्वास दिलाते हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग की धरती कभी भी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करती है जो धोखा दे। इस क्षेत्र का मतदाता और जनता पे पूरा विश्वास है कि हम ग्वालियर चंबल संभाग के हम जितने भी साथी बैठे हैं उन सब की ओर से ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि निश्चित तौर से इस क्षेत्र से बहुत अच्छे मतों से कांग्रेस की जीत होगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अब मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, देश की युवाओं की धड़कन हमारी नेता आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, महासचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को, कि आके अपना संबोधन दें। बहुत इंतजार कराया आपको। श्री जेपी अग्रवाल जी, श्री कमलनाथ जी, श्री दिग्विजय सिंह जी, श्री गोविंद सिंह जी, श्री कांतिलाल भूरिया जी, श्री सुरेश पचौरी जी, श्री अरुण यादव जी, श्री अजय सिंह जी, श्री विवेक तनखा जी, श्री राजमणि पटेल जी, श्री नकुल नाथ जी, श्री नीलांशु चतुर्वेदी जी, श्री सत्यनारायण पटेल जी, श्री जीतू पटवारी जी, श्री जयवर्धन सिंह जी, उपस्थित सभी विधायकगण, नेतागण, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और सेवा दल के मेरे सभी साथी, सभी कार्यकर्ता, सब भैया बहनन, आपको हमारी राम राम। मैं आज ग्वालियर चंबल में आई के बड़ी खुशी भई। मैं पहले भी पीताम्बरा मैया के दर्शन को आई हती। मोई दादी इंदिरा जी आपके क्षेत्र में आई हती। उनने मोए रानी लक्ष्मीबाई की कहानी खूब सुनाई हती। मोए बचपन में तुम्हारे क्षेत्र की वीरता और साहस की कहानियां पतो हैं।
इतने दूर दूर से आई मेरी बहनन और भैया, आप सब लोगों का धन्यवाद। देखिए, मैं यहाँ ग्वालियर आ रही थी तो मेरे साथियों ने, कई साथियों ने मुझे मुद्दे भेजे कि कौन कौन से मुद्दे हैं जो ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण है और मुझे भाषण में क्या क्या कहना चाहिए। जब मैं उन मुद्दों को पढ़ रही थी, उन सुझावों को पढ़ रही थी, तो मुझे लगा कि ज़्यादातर नकारात्मक बातें थी और मेरे मन में ये बात आई कि क्या हमारी राजनीति आज सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप में फंस गई है? क्या इससे आगे भी कोई राजनीति हो सकती है? इससे बढ़कर भी हम कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जो जनता की मतलब की बातें हों। देखिए, भारतीय राजनीति की नींव स्वतंत्रता के आंदोलन से में डली थी। स्वतंत्रता का जो हमारा आंदोलन था उसे सत्याग्रह का नाम दिया गया था। तो सत्य की लड़ाई थी। तो हमारी पूरी राजनीति की जो नींव है वो उसी लड़ाई में है, तभी डली। तो हमारी एक परंपरा रही है हमारे देश की कि हम नेताओं में सभ्यता, सरलता, सादगी और सच्चाई ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे नेता हो जिनमें ये स्वभाव हो और किसी के आधार पर दर्शकों के लिए हमारी राजनीति चली। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे की बुराई, हम मंच पे आते हैं, आपको गिनवा देते हैं कि इनके क्या गुण हैं और अवगुण हैं, वो हमारे गिनवा देते हैं। और मुझे अक्सर लगता है कि इस बीच जो जनता के असली मुद्दे हैं वो डूब जाते हैं। आजकल शोहरत, बड़े बड़े बिजनेस वालों को देश की संपत्ति सौंपने की राजनीति, अहंकार की राजनीति चलती है। मैं भी जब यूपी गई तो मेरे साथियों ने बोला, दीदी बड़ी गाड़ी में बैठो। मैंने कहा क्यों? कहते भोकाल होना चाहिए। तो आजकल भोकाल की राजनीति है, शान शोहरत की राजनीति है और कहीं पे बीच में जो जनता की समस्याएं हैं, जो सत्य है इस देश का, वो डूब रहा है। यहाँ खड़े होकर ये कहना बहुत आसान है, दूसरों की आलोचना करना बहुत आसान है। आखिर राजनीतिक सभ्यता को कायम रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रधानमंत्री की ही होती है। लेकिन 2 दिनों पहले की बात है, विपक्ष की बहुत बड़ी मीटिंग हुई। तमाम विपक्षी दल के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता आए। उसी दिन या अगले दिन प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया और इस बयान में उन्होंने कहा कि जितनी भी विपक्ष के नेता हैं, जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, एक झटके में प्रधानमंत्री जी ने जैसे सब धान 22 पसेरी सबको चोर बोल डाला। इतने वरिष्ठ नेता, अपने अपने प्रदेशों के प्रतिनिधि, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता, जिन्होंने आजीवन देश के लिए संघर्ष किया, जिनका देश प्रदेश में आदर है, जो जनता के मुद्दे उठा कर आगे बढ़े राजनीति में, उनका इस तरह का अपमान प्रधानमंत्री जी ने खुद कर दिया।
और दूसरी तरफ देखिए मणिपुर में 2 महीनों से पूरा प्रदेश जल रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है, मार काट हो रही है आपस में, महिलाओं के साथ भयावह अत्याचार हो रहा है, बच्चों के सर पर छत नहीं रहे और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 77 दिन के लिए कोई बयान ही नहीं दिया इस पे। वहां पे एक्शन लेना छोड़िए, एक लफ्ज नहीं कहा। कल मजबूरी में, क्योंकि एक इतना भयावह वीडियो वायरल हुआ कि वो फिर चुप नहीं रह पाए, तो मजबूरी में कल एक बयान दिया उन्होंने, एक वाक्य बोला और उस वाक्य में भी राजनीति घोल दी। उस वाक्य में भी उन्होंने उन प्रदेशों का नाम ले लिया जिसमें विपक्ष की सरकार है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये जन आक्रोश लिखा है, ये जन आक्रोश किस बात का? ये जन आक्रोश आपके ही मुद्दों पर है कि नहीं है? और यहाँ खड़े होकर मैं भी इस 30 मिनट के भाषण में 10 मिनट प्रधानमंत्री जी की आलोचना कर सकती हूँ, 10 मिनट के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि कितनी घोषणाएं, नकली घोषणाएं की, कितने घोटाले किए, कितने नाटक करते हैं शिवराज जी। और मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूँ कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। लेकिन आज मैं यहाँ आपका ध्यान भटकाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आपके मुद्दों पर बात करने आई हूँ। और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है आपका, मैं जानती हूँ क्या है, महंगाई का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा आज महंगाई है। और मैं सिर्फ सब्जी, फल, आटा, गेहूँ, इस सब की मैं महंगाई नहीं कह रही हूँ, ये तो है ही। जब टमाटर 150 रुपये में आप खरीद नहीं सकते तो ये तो है ही। लेकिन इस महंगाई से किस तरह आपकी कमर तोड़ी जा रही है उसकी बात कर रही हूँ। मैं वो बात कर रही हूँ कि जब घर में इतनी बारिश हो रही है, आजकल छत से कुछ पानी गिर रहा है, आपको मरम्मत करवानी है, वो मरम्मत महंगी हो गई है। आपको किसी के घर जाना है, कुछ ले जाना है उनके लिए, वो खरीदना मुश्किल हो गया है। आपके बच्चों की फीस भरना मुश्किल हो गया है। इतनी बारिश में जो बच्चे स्कूल पाठशाला तक जा रहे हैं उनके लिए छाता खरीदना मुश्किल हो गया है। आपके पूरे जीवन पर एक बहुत बड़ा बोझ बन गई है ये महंगाई। तो ये सिर्फ टमाटर के भाव की बात नहीं है, ये बात आपके जीवन की है कि किस तरह आप गुजारा कर पा रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, सबसे बड़ा बोझ इन पर है, समाज का बोझ, महंगाई का बोझ मेरी बहनें उठाती हैं सबसे ज़्यादा। आज रसोई के लिए सामान खरीदना है, तेल खरीदनी है, वो भी नहीं मिलती। गैस का सिलेंडर मिलता तो था, उसमें गैस भरना ही मुश्किल हो गया है। आज आपको खरीदने जाना है तो 1000 रुपये से कम नहीं मिल रहा। बच्चों की परवरिश कैसे होगी? सुबह उठ के आप अगले दिन का सामना कैसे करते हैं? कोई बीमार पड़ जाता है तो घबराहट उनकी भी होती है और इस बात की भी होती है कि मैं दवाई कहाँ से खरीद के लाऊं। घर पे बीमार पड़ा है लेकिन दुकान जाकर इतनी महंगाई है कि दवाई ही नहीं मिलेगी, मैं क्या करूं? आज ये है आपकी परिस्थितियां। तो इस बीच मुझे उचित नहीं लगता कि यहाँ आकर मैं फिजूल की बातें करूं, मैं दूसरों की बार बार आलोचना करती रहूं। मुझे ये उचित लगता है कि हर चुनाव में, हर प्रदेश में, हर गांव में, हर मोहल्ले में जब कोई नेता जाता है तो उसे जनता के मुद्दों पर बात करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि ये महंगाई क्यों है, कि महंगाई के साथ साथ इतनी बेरोजगारी क्यों है, कि एक ऐसी सरकार क्यों है आज हमारे देश में जिसने पूरी की पूरी देश की संपत्ति 1 या 2 बड़े बड़े बिजनेस वालों को बेच दी,
जहां से आपको रोजगार मिलता था, उन कंपनियों को जब इन्होंने अपने मित्रों को सौंपा तो उनको मालूम होगा कि आप बेरोजगार होंगे। आपको रोजगार कहाँ से मिलता था? पीएसयू से मिलता था, बड़ी बड़ी जो सरकारी कंपनी थी उनसे मिलता था। आपको रोजगार खेती की कमाई से मिलता था, आपको रोजगार सेना से मिलता था, आपको रोजगार छोटे छोटे व्यापार से मिलता था। आज परिस्थितियां क्या हैं? जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो तो सारी सौंप दी इन्होंने अपने दोस्तों को। सेना की भर्ती का क्या किया अग्निवीर का आप जानते हैं। आपका ये जो क्षेत्र है ग्वालियर का क्षेत्र, रानी लक्ष्मीबाई जी का क्षेत्र है। यहाँ से तमाम वीर जवान जाकर हमारे सरहद पे खड़े होते हैं। आप जानते हैं सबसे अच्छी तरह कि जब से अग्निवीर की स्कीम आई और 4 साल की सेना में भर्ती कराई गई, तब से क्या स्थिति है। मैं कुछ हरियाणा के नौजवानों से मिली, उन्होंने मुझे बताया कि ट्रेनिंग से ही लोग वापस जा रहे हैं घर। तो कहते हैं कि हम इतनी ट्रेनिंग, इतनी कड़ी ट्रेनिंग कर किस लिए रहे हैं। हम इतनी कड़ी ट्रेनिंग इसलिए कर रहे हैं कि 4 साल बाद हम बेरोजगार होकर वापस आ जाएं। और जब घर आएंगे तो सरकार ने ये परिस्थितियां बना दी हैं कि घर पे भी किसानी से चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, इतनी महंगाई है, इतनी मुश्किलें हैं कि किसानी से भी नहीं कमा पाएंगे। तो घर आकर क्या करेंगे? वहाँ भर्ती के लिए तमाम नौजवान पढ़ाई करते हैं, माँ बाप मेहनत की कमाई से उनके लिए पैसे इकट्ठे करते हैं। कोई 10,000 के ट्यूशन, कोई 20,000 के ट्यूशन करता है। और फिर देखिए पटवारी के इम्तिहान में किस तरह से घोटाला हो गया। तो इन चीज़ों का समाधान क्या है? आज शर्म की बात है, शर्म की बात है कि सिर्फ मात्र सरकारी जो नौकरियां हैं मात्र 21 दी गई हैं पिछले 3 सालों में। 2018 में जब हमारी सरकार बनी थी तब इन्होंने सरकार गिराई। उससे पहले इनकी सरकार 10 सालों से चल रही थी, उससे ज़्यादा। आज 18 सालों से इनकी सरकार है और ये परिस्थितियां हैं। तो चुनाव के पहले ये कहने का क्या फ़ायदा है कि हम फलां स्कीम बनाएंगे, हम महिलाओं को कुछ देंगे, हम नौजवानों को रोज़गार देंगे। क्या फ़ायदा है? 18 साल से तो आप सरकार में रहे हैं, तब तो आपने कुछ दिया नहीं। तो ये परिस्थितियां हैं, ये सच्चाई है। आपके मुद्दे क्या हैं? महंगाई है, बेरोजगारी है। जिस तरह से ये घोटाले पे घोटाला होता जा रहा है, जिसकी बड़ी लंबी लिस्ट है, यहाँ मेरे पास निकालते हूँ क्योंकि इतनी लंबी है कि इतने सारे याद भी नहीं रह पाते। खैर निकाल के बाद मैं बताऊंगी, दिख नहीं रही। तो इन्होंने इतने सारे घोटाले किए, कुछ नहीं छोड़ा, सड़कें नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा, भगवान की मूर्तियां नहीं छोड़ी महाकाल में। देखिए एक बात है, देखिए 2 बातें। इंसान की जो नींव होती है ना, उसी तरह की नीयत होती है, और उसी तरह से जो सरकार होती है उसकी जो नींव होती है उसी तरह की नीयत होती है। ये जो सरकार इन्होंने हमारी सरकार गिरा के बनाई, इसकी नींव ही गलत थी। पैसों से खरीदी सरकार है।
का नतीजा क्या है कि इसकी नीयत ही खराब है। शुरू से सिर्फ लूट, सिर्फ घोटाले में ध्यान रहा है। ऊपर से 18 साल से सरकार चली आ रही है। अब आप बताइए, 18 सालों के लिए जिसके पास सत्ता होती है उसको क्या होता है? 18 सालों से सत्ता में रहने से अहंकार होता ही होता है, और इस कदर होता है कि जो आसपास के अधिकारी होते हैं, जो साथी होते हैं, वो भी सच्चाई नहीं बताते। तो 18 सालों में नेताओं की ये आदत अक्सर हो जाती है कि वो सोचने लगते हैं कि सत्ता तो हमेशा ही उनके साथ रहेगी, और जब हमेशा सत्ता साथ रहेगी तो काम करने की क्या ज़रूरत है भैया? कोई पूछने वाला तो है नहीं। जब समय आएगा ध्यान भटका देंगे, जब समय आएगा दूसरी बातें कर लेंगे जिससे जनता के जज्बात जुड़े हुए हैं। फिर से जनता भूल जाएगी कि महंगाई है, जनता भूल जाएगी कि बेरोजगारी से मर रही है, जनता भूल जाएगी कि किसान खेती नहीं कर पा रहा, कुछ खरीद नहीं पा रहा, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं, और फिर से हमें वोट मिल जाएगा। 18 क्या 5 साल और हम सत्ता में रहेंगे, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आज मध्य प्रदेश में यही परिस्थितियां हैं। सत्ता की वजह से अहंकार है, सत्ता की वजह से आलस है, और सुन लीजिए, सत्ता का स्वभाव है कि वो इंसान की भी असलियत उभार देती है। ये सत्ता का स्वभाव है। आप सत्ता को एक नेक इंसान के हाथ में दो, वो भलाई करेगा, आपकी सेवा करेगा। आप सत्ता को गलत इंसान के हाथों में दे दो तो इसी तरह की लूट मचेगी जो आपके प्रदेश में आज मच रही है। महंगाई, बेरोजगारी से समाज में तनाव बढ़ता है। जब समाज में तनाव बढ़ता है तो अत्याचार बढ़ते हैं, और अत्याचार हमेशा उन्हीं पर होते हैं जो ज़्यादा कमज़ोर हैं। आप सब ने देखा कि आदिवासियों के साथ किस तरह की हरकतें की जा रही हैं। आपने देखा कि इनके शासनकाल में दलितों के साथ कितने अत्याचार हो रहे हैं। महिलाओं की तो हम बात ही ना करें, हर रोज़ बलात्कार होता है। एक तरफ आपके अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार हैं इनकी सरकार के, और दूसरी तरफ ये खबरें कि किसी भाजपा के नेता के बेटे ने किसी के बलात्कार किया है, उसका आरोपी है, या फिर किसी महिला की छेड़छाड़ की है। तो ये परिस्थितियां हैं। अब आपको समझाना ज़रूरी भी है, लेकिन मैं जानती हूं कि सबसे ज़्यादा विवेक जनता में होता है, सबसे ज़्यादा। और मेरी समझ ये है कि जनता कभी गलत निर्णय नहीं लेती। जो भी निर्णय है उसका आदर लोकतंत्र को करना पड़ता है। तो अब समय आ गया है कि आप अपने लिए, अपने भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय करने वाले हैं। यह निर्णय क्या है कि अगले 5 सालों में क्या आप यही चाहते हैं जो आपने पिछले 5 सालों में देखा? और इस विषय में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरे नौजवान भाई बहन, बताइए आप में से कितनों को रोजगार मिला है? मेरे किसान भाई बहन यहाँ हैं, आपकी जिंदगी बेहतर हुई है कि नहीं? नहीं हुई? 5 सालों में आपकी तरक्की हुई है कि नहीं? यहाँ व्यापारी होंगे, छोटे दुकानदार वाले भी होंगे, रेहड़ी पटरी वाले भी होंगे, क्या आपके जीवन में तरक्की आई है कि नहीं? आप कितनी मेहनत से कमाते हैं, कुछ नहीं बचता आपके पास। और जो आप पर सत्ता है, जो जिनके पास सत्ता है, जो आप पर राज कर रहे हैं, आलस के बावजूद घोटाले पे घोटाले कर करके कमा रहे हैं। बड़े बड़े आलीशान महल हैं उनके,
बड़े बड़े बिजनेस वालों के साथ घूमते फिरते हैं, लेकिन आपके पॉकेट में, आपके जेब में एक पाई नहीं बचती। आज ये अभाव है तो इसलिए है क्योंकि आप जागरूक नहीं बने हैं। मैं आप ही को दोषी ठहराऊंगी कि आपकी जागरूकता में कमी है। आप नेताओं से सही सवाल कर नहीं रहे हैं। आप नेताओं से पूछिए कि इतने घोटाले क्यों हो रहे हैं, कि आपने 22,000 घोषणाएं की, उसमें से क्या आपने 2,000 भी पूरी की? आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि ये 20-25 घोटाले, इनकी जो लिस्ट है ये हर रोज बढ़ती कैसी चली जा रही है? आप ये नहीं पूछते कि आपके लिए इतनी महंगाई और इस देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनको इन सरकारों ने आपकी संपत्ति दे दी है, उनकी कितनी कमाई है? मैं बताती हूँ। 1600 करोड़ रुपए एक उद्योगपति एक दिन में कमा रहा है, जिसको इस देश की संपत्ति दे चुके हैं। 1600 करोड़ रुपए एक दिन में, और इस देश का किसान एक दिन में 27 रुपए नहीं कमा पा रहा। तो आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं, बदलाव चाहते हो कि नहीं चाहते हो? आप एक ईमानदार सरकार चाहते हो कि नहीं चाहते हो? आप इस सरकार को हटाकर एक ऐसी सरकार बनाना चाहते हो जो आपके लिए दिन रात एक करके काम करे कि नहीं? आज 1600 युवा बेरोजगार हैं प्रदेश में। 1600 युवा आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी की वजह से। युवा जो होता है वो आशा रखता है, महत्वाकांक्षाएं होती हैं उसकी, माँ बाप के लिए कुछ करेगा, कमाएगा, घर में जो बच्चे हैं उसकी परवरिश करेगा। आज वो सारे सपने तोड़ दिए हैं। क्या आप ऐसी सरकार चाहते हैं जो रोजगार दिलवाए, जो आपको मजबूत बनाए, जो मध्य प्रदेश के नौजवानों को अपने पैरों पे खड़ा करे कि नहीं? मैंने उत्तर प्रदेश में एक नौजवान से पूछा कि बेटा, ये जो राशन की बोरी तुम्हें दी जाती है, तुम्हें ये चाहिए कि तुम्हें नौकरी चाहिए? मैं सबसे पूछती थी, एक ऐसा नौजवान नहीं था जिसने कहा मुझे राशन की बोरी दो। एक नहीं था। जितने भी नौजवान थे, चाहे जितने गरीब हों, चाहे छोटे छोटे से घर में रहते हों, वो सब कहते थे हमें रोजगार चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हम अपने पैरों पे खड़े होकर अपने परिवार के लिए खुद कमाना चाहते हैं। और इस सरकार ने आपको निर्भर बनाने का काम किया है। आपको राशन पर निर्भर करेंगे या आपको अपनी फालतू की स्कीमों पर निर्भर करेंगे जिसमें आपको कुछ मिलता भी नहीं है, लेकिन आपको रोजगार नहीं दिलवाएंगे, आपको अपने पैरों पर खड़े होने का काम नहीं करने देंगे। इसीलिए कांग्रेस जो है वो आपके लिए कुछ वादे, कुछ गारंटी लाई है। जब मैं कहती हूं कि कांग्रेस गारंटी देगी, तो मैं इस आधार पर कहती हूं कि हमारी जहां जहां सरकारें हैं, वहां वहां हमने जो गारंटी दी वो निभाई जा रही हैं। चाहे आप मध्य प्रदेश में, चाहे आप कर्नाटका में, चाहे आप हिमाचल प्रदेश में, चाहे आप राजस्थान में देखें, तो जो वादे किए थे वो निभाए जा रहे हैं। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन की स्कीम लागू है।
जब आप सरकारी नौकरी लेने जाते हैं तो उसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है? जीवन के लिए सुरक्षा। मतलब कि नौकरी 20-25 साल नौकरी करने के बाद आपको पेंशन मिलेगा, आपको एक सहारा मिलेगा। वो सहारा आज नहीं मिलता सरकारी कर्मचारियों को। सरकार कहती है पैसे नहीं है इसके लिए। तमाम सरकारी कर्मचारी परेशान हैं। इनके पास बड़े बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ करने के पैसे हैं, आपके पेंशन देने के पैसे नहीं हैं। इसीलिए जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वहां पुरानी पेंशन आज लागू है, क्योंकि हम आपका आदर करते हैं। हम समझते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी है, जो दिन रात सालों के लिए सेवा करता है, उसके लिए बुढ़ापे में भी सहारा होना चाहिए। और यहाँ पे भी एक घोषणा ये है, गारंटी, कि पुरानी पेंशन यहाँ भी लागू होगी। मेरी बहनों के खातों में हर महीने सीधे 1500 रुपये डाले जाएंगे। जो गैस का सिलेंडर आज आपको 1000 रुपये से कम में नहीं मिल रहा है, आपको 500 रुपये में दिलवाया जाएगा। 100 यूनिट बिजली आपको माफ होगी, मुफ्त में मिलेगी। और 200 यूनिट पर बिजली बिल आधी की जाएगी। जो किसानों के कर्ज माफ करने का काम हमने 2018 में शुरू किया था, वो नई सरकार अगर कांग्रेस की बनेगी तो उसे पूरा करेगी। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, 2600 रुपये धान मिल रहा है। 2600 रुपये आपको मिलते हैं धान के लिए। जहां पे हिमाचल में हमारी सरकार है, वहां जो वादे किए उनको पूरा करने का काम शुरू है। कर्नाटका में कहा था कि महिलाओं को बस में यात्रा मुफ्त में मिलेगी, आज महिलाएं मुफ्त में यात्रा कर रही हैं। तो इस बार मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि प्रचंड बदलाव की लहर है। और मैं आपसे आग्रह करती हूं कि प्रचंड बहुमत से आप इस बार कांग्रेस को जिताइए। एक ऐसी मजबूत सरकार बनाइए जो न खरीदी जा सके न गिराई जा सके, जो 5 सालों के लिए दिन रात आपके लिए काम करे और आपके ही भविष्य को मजबूत बनाए। एक ऐसी राजनीति लाइए अपने प्रदेश में जो आपके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए आपकी समस्याओं को सुलझाने का काम करे। आपकी जितनी भी छोटी छोटी समस्याएं हैं और जितनी बड़ी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, उनको सुलझाने का काम पहले दिन से शुरू होना चाहिए। और कमलनाथ जी से मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी मांग अपनी तरफ से भी करना चाहती हूँ। अभी रास्ते में मैं यहाँ आ रही थी तो कुछ मुझे दिव्यांग लोग मिले। उन्होंने कहा कि उनका पेंशन सिर्फ मात्र 600 रुपये है। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आपकी जब सरकार बनेगी तो उनका पेंशन भी ज़रूर बढ़ाइएगा। देखिए, ये ग्वालियर चंबल की धरती है। जैसे मैंने कहा, झांसी की रानी की धरती है। बड़े बड़े यहाँ से महापुरुष हुए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए जी जान एक की।
ग्वालियर चंबल बारे अब की जी मामा जी की भ्रष्ट सरकार बदलबे बारे है। बोलो बदलबे बारे है ना? ठीक बोल रही हूं? और बोलूं आपकी भाषा में? एक बार हमारे संगे जोर से बोलो, भाजपा जाए बेबारी है, कांग्रेस आए बेबारी है। भाजपा जाए बेभारी है, कांग्रेस आए बेभारी है। और आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतने समय से आपने मेरा इंतज़ार किया, मेरी बातों को आपने ध्यान से सुना। मैं आशा रखती हूँ कि आप इन बातों को भूलेंगे नहीं, और चाहे जिस भी पार्टी का नेता आपके सामने आए, मंच पे खड़ा हो, आप उससे ये ज़रूर पूछिए कि आपके मुद्दों पे बात करें और आपके लिए वो क्या करेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं आभार के लिए ग्वालियर ग्रामीण के जिलाध्यक्ष प्रभुदयाल जौहरे से अनुरोध करूंगा कि आभार प्रकट। हमारी श्रीमती प्रियंका गांधी साहब, श्री कमलनाथ जी, श्री दिग्विजय सिंह जी, श्री जेपी अग्रवाल जी, श्री गोविंद सिंह जी, जो संचालन करें अशोक सिंह जी, ग्वालियर चंबल संभाग में जनमानस के जन सैलाब ने आदरणीय प्रियंका गांधी जी के आपके सामने शपथ ली है कि जिन्होंने 1857, 1968 और 2002 देश के साथ दगा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग आए। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस सेवा दल के जो हमारे साथी हैं, वो गेट पे जो पत्र आपको दिया गया हैंडबिल है, वो सभी हमारे आगंतुक मेहमानों को वहाँ पर गेट पर देंगे। ये कांग्रेस सेवा दल के जो हमारे सिपाही हैं, ये मंच के जो बाईं ओर हैं।